ठीक, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीआर को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में। इससे पहले आपने इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, और फिर करंट अफेयर में भी आपको ये डिस्कस करने को मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे आईपीआर को, वो बायोटेक के सेंस में पढ़ेंगे, इकोलॉजी के सेंस में, या फिर आप इकोसिस्टम कह सकते हैं, इनके सेंस में हम आईपीआर को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आईपीआर का मीनिंग जानेंगे, इसका महत्व जानेंगे, क्या है, जरूरत क्यों है, ये भी जान लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे। इसी से संबंधित जुड़े हुए कुछ मामले भी देखेंगे, क्या क्या मामले रहे। ठीक, तो सबसे पहले आईपीआर का अर्थ, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अर्थ, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। दरअसल व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार है। ठीक है, तो व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में, व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। जैसे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसमें, बौद्धिक सृजन, तो बौद्धिक सृजन से मतलब है वो शोध, आविष्कार या किसी साहित्यिक कृति की रचना करना या फिर नवाचार आदि। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं शोध, आविष्कार, नवाचार। बौद्धिक सृजन की अगर हम बात करें तो बौद्धिक सृजन से मतलब है वो शोध, आविष्कार, नवाचार। ठीक है, शोध, आविष्कार, नवाचार या फिर साहित्यिक कृति की रचना। ठीक है, या कोई आपने किताब लिखी, इस तरह से रचना की, तो साहित्यिक कृति की रचना आदि। ये क्या हो गई, बौद्धिक सृजन हो गया। आपने अपनी बुद्धि से, एक व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से इनका सृजन किया। सृजन करना मतलब उसको बनाया, आविष्कार किया, शोध किया या नवाचार या उसका, ठीक है, या रचना की। इनके परिप्रेक्ष्य में, इनके दृष्टिगत जो प्रदान किए जाते हैं अधिकार, वही क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार है। जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार की अगर प्रकार की बात करें, इसकी हम प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार में वो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन, ये आते हैं। क्या क्या आते हैं, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और आप डिजाइन को भी शामिल कर सकते हैं। ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि किस संदर्भ में, किस विषय के संदर्भ में क्या क्या लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
ठीक, सिर्फ बता दिया गया, हालांकि इसको बताने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक, तो देखेंगे ऐसा माना जाता है या ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन करता है, ठीक है, किसी प्रकार का वो बौद्धिक सृजन करता है, बौद्धिक सृजन से मतलब अगर वो शोध करता है, आविष्कार करता है, नवाचार करता है या फिर किसी साहित्य कृति की रचना करता है, तो सबसे पहले ये सर्वप्रथम उस चीज पर, उस वस्तु पर उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें थोड़ा लिख सकते हैं कि ऐसा समझा जाता है कि, ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन करता है, किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन करता है, बौद्धिक सृजन से मतलब वो शोध, आविष्कार, नवाचार या फिर साहित्य कृति की रचना करता है, तो सबसे पहले या सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस पर मतलब वो बौद्धिक सृजन पर, इस पर उस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और यही अधिकार क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार है। यही क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार है। बौद्धिक संपदा जैसे कि इसके प्रकार क्या है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन। ठीक है, जिस तरह से भौतिक संपत्ति होती है, जैसे आपकी गाड़ी हुई, आपकी बाइक हुई, आपकी जमीन, घर, मकान, ये सब चीज हुआ, उस तरह से ये तो एक व्यक्ति ने बना दी है। ठीक है, और वही कुछ चीजें जो है जिनका आविष्कार किया, शोध किया, नवाचार या किसी की रचना की, बुद्धि लगा करके इस्तेमाल किया, रचना की, तो उस पर भी तो हक होना चाहिए ना, उसका भी तो अधिकार होना चाहिए। इसलिए इसको बोला जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक, तो इस चीज से हम ये समझ रहे हैं कि ये बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर क्या है, इसके प्रकार क्या है, ठीक है, क्यों ऐसे दिया जाता है। ठीक है, ये समझ गए। अब देख लेंगे आखिर इसका महत्व क्या है और कुछ मामले क्या हैं, वो समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर खासकर हम इसमें पेटेंट को बात करेंगे, पेटेंट के मामले ऐसे कई आए हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। ठीक, तो जैसे सबसे पहले इसको एक बार समझने का प्रयास करें, फिर इसको साफ कर दिया जाएगा और फिर दोबारा से नए सिरे से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे आ जाइए इधर, बात करते हैं हम आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। तो इसका मीनिंग या अर्थ की बात करें तो व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य से, मतलब इसकी दृष्टिगत नजरिए, बौद्धिक सृजन का मतलब क्या है? वो शोध, आविष्कार, नवाचार या फिर किसी साहित्य कृति की रचना। तो व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन मतलब वो शोध, आविष्कार, नवाचार या साहित्य कृति की रचना के परिप्रेक्ष्य में या इसके दृष्टिगत प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। ठीक, आपने कोई शोध किया, आपने कोई आविष्कार किया, तो इस पे आपका हक है, आप उसकी क्या हो गए? फादर हो गए, जनक हो गए ना। ठीक है, आविष्कार करता हो गए उसके, तो इस पे आप ही को तो हक है ना, आप ही का हक है।
तो वही चीज कह रहा है कि जो प्रदान किया जाएगा अधिकार वही है बौद्धिक संपदा अधिकार। और बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकारों में अपने पढ़े थे, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और फिर वो डिजाइन। क्यों ऐसे दिया जाता है कि ऐसा माना जाता है, ऐसे समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन करता है, बौद्धिक सृजन मतलब ये सारी चीजें, बौद्धिक सृजन करता है तो सबसे पहले या सर्वप्रथम उस बौद्धिक सृजन पर ही उस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इसलिए ये बौद्धिक संपदा अधिकार की जरूरत पड़ी है, इसका महत्व है। ठीक है, इसका महत्व है। अब इसको आप नोट कर लीजिए तेजी से, फिर आगे जो है जो मामले हैं या जरूरत क्यों पड़ी उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आप लोगों ने, साफ कर दिए। तब देखेंगे बायो प्रोस्पेक्टिंग, आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग, हिंदी में इसको बोलेंगे जैव पूर्वेक्षण। जैव पूर्वेक्षण, बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे पहले मीनिंग जान लेंगे, अर्थ जान लेंगे, आखिर ये क्या है। तो दरअसल वो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी तथा देशज ज्ञान, ठीक है, इंडिजिनस नॉलेज, जो एक देश के अपनी अलग पहचान बनाता है। तो जैव विविधता तथा देशज ज्ञान के आधार पर प्रकृति से, नेचर से ऐसे योगी को प्राप्त करना जो मानव के लिए उपयोगी हो, जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो, और उनका व्यवसायिक प्रयोग किया जा सके, उनका व्यवसायिक प्रयोग किया जा सके, उसी को हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये समझ सकते हैं, जैसे भारत की अगर बात की जाए तो भारत में देशी दवाइयों की, जड़ी बूटियों का शुरुआत मानी है। जैसे अब से नहीं, पुराणों की अगर बात करें तो चाहे वो लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए संजीवनी बूटे की बात कर लें, ठीक है, और संजीवनी के नाम से ही कई हॉस्पिटल भी हैं, मतलब एक अलग पहचान है। और वर्तमान समय में देखें तो इसको और ज्यादा वैश्विक स्तर पे ला दिया बाबा रामदेव ने। भारत जो है जैव विविधताओं से भरा हुआ है, भंडार है। हमारे पुराणों में आप देखोगे, हमारे ग्रंथों में जब चिकित्सा की बात आती है तो देशी दवा, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। जड़ी बूटियां ही नहीं, ऐसे कई जानवर हैं जिनकी हड्डियों से, आज के समय में जिनकी हड्डियों से दवाइयां बनती हैं और लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होगा, एक देश को अलग पहचान बताता है, एक देश की अलग पहचान बताता है। तो इसमें क्या है, वो जैव विविधता हो गई या फिर देशज ज्ञान हो गया, इनके आधार पर प्रकृति से अगर हम कुछ यौगिक प्राप्त कर रहे हैं और उन यौगिकों का मानव जीवन में उपयोग है और साथ ही व्यवसायिक प्रयोग भी किया जा सकता है, मतलब उनको बेचा भी जा सकता है, ठीक है, खरीदा भी जा सकता है, उसी को हम बोलेंगे बायो प्रोस्पेक्टिंग, उसी को बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, आगे देखेंगे इसका महत्व क्या है। पहले अर्थ समझ लेते हैं।
इसके अर्थ की हम बात कर लेंगे, ठीक। तो जैव विविधता तथा देशज ज्ञान के आधार पर वो बायोडायवर्सिटी एंड इंडिजिनस नॉलेज जैव विविधता तथा देशज ज्ञान के आधार पर प्रकृति से, नेचर से, ठीक है, ऐसे यौगिक पदार्थों, यौगिकों को प्राप्त करना, ठीक है, के आधार पर प्रकृति मतलब वो नेचर से ऐसे यौगिकों को प्राप्त करना, ऐसे यौगिकों को प्राप्त करना जो मानव उपयोगी हों और उनका व्यावसायिक प्रयोग किया जा सके। जो मानव उपयोगी हों और उनका व्यावसायिक प्रयोग, कमर्शियल यूज किया जा सके। तो उसको बोलेंगे हम बायो प्रोस्पेक्टिंग। हाँ, इसी प्रक्रिया को, ठीक है, नहीं इसी प्रक्रिया को, यौगिकों से मतलब नहीं है कि यौगिकों को नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम जो है नेचर से ऐसे यौगिक प्राप्त कर रहे हैं, किनके आधार पर, और देशज ज्ञान के आधार पर और जैव विविधता के आधार पर। अगर हम प्रकृति से ऐसे यौगिक प्राप्त कर रहे हैं जिन यौगिकों का वो मानव उपयोगी या मानव जीवन के लिए उपयोग हो या फिर वो व्यावसायिक प्रयोग हो, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बायो प्रोस्पेक्टिंग। दरअसल ये जो बायो प्रोस्पेक्टिंग है, तो अपने शुरुआती दौर की अगर बात करें इसके, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग मुख्य रूप से सिर्फ पेड़ और पौधों के संदर्भ में ही किया गया था। शुरुआती दौर में किसके संदर्भ में किया गया था? पेड़ और पौधों के संदर्भ में किया गया था। तो शुरुआती दौर में पेड़ और पौधों के संदर्भ में ही किया गया था। क्या किया गया था? बायो प्रोस्पेक्टिंग, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। शुरुआती दौर में बायो प्रोस्पेक्टिंग पेड़ और पौधों के संदर्भ में ही किया गया था।
लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यह कार्य, ये जो कार्य हो रहा है बायो प्रोस्पेक्टिंग का, तो यह कार्य वो कीटों के संदर्भ में भी, कीटों मतलब इंसेक्ट, शैवालों मतलब एल्गीज, और कवकों फंगस के संदर्भ में, सूक्ष्म जीवों माइक्रोब के संदर्भ में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में, या फिर अन्य जानवर अदर एनिमल्स के संदर्भ में भी किया जा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान संदर्भ में आप देखेंगे लेकिन वर्तमान संदर्भ में वो कीटों, इंसेक्ट, शैवालों, एल्गीज, कीटों इंसेक्ट हो गए, शैवाल हो गए, ठीक, और इसमें आप कीट, शैवाल, कवक, सूक्ष्म जीव ये भी जोड़ सकते हैं, फंगस। सूक्ष्म जीव, माइक्रो और अन्य जानवरों, ठीक है, अदर एनिमल्स के संदर्भ में भी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बायो प्रोस्पेक्टिंग किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है पहले शुरुआती दौर में बायो प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ किससे ताल्लुकात रखता था? ये कार्य पेड़ और पौधों से। ठीक है, शुरुआत में इसका मतलब है कि हम सिर्फ जो है वो पेड़ पौधों से ही वही चीजें, वही यौगिक ले रहे थे जो मानव के लिए उपयोगी हैं और वो व्यावसायिक प्रयोग उनका हो रहा है। मतलब अब वर्तमान समय में क्या हो गया, अगर वर्तमान समय की बात करें तो पेड़ पौधों के साथ साथ हम कीटों से भी, शैवालों से भी, कवक, सूक्ष्मजीव और अन्य जानवरों से भी हम ऐसे यौगिक प्राप्त कर रहे हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं और उनका कहीं ना कहीं व्यावसायिक प्रयोग भी किया जा रहा है। ऐसा है कि नहीं? दवाइयों की अगर बात करें तो आप इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। जैसे कई जानवरों की हड्डियों से दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, जैसे अगर दवाई की बात करें, पेड़ पौधे की बात करें तो नीम का जो पेड़ होता है, नीम से कई दवाइयाँ बनती हैं, साबुन बनती हैं। ठीक है, और हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी जो एंटीसेप्टिक होते हैं, ठीक, उसका प्रयोग होता है, समझे। और अपने यहाँ तो हल्दी जो है आप जानते हैं काले व्यक्ति को भी गोरा कर देती है। शादी का मामला देखा कि नहीं, खूब हल्दी उपटन लगाया जाता है, एकदम रगड़ करके गोरा चमका देते हैं। ठीक, तो यही क्या है? बायो प्रोस्पेक्टिंग है। अब देखिए भारत के संदर्भ में देंगे तो भारत के संदर्भ में तो भारत जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में ठीक ठाक बायोडायवर्सिटी है। अब वो करंट अफेयर में पढ़ाया जाएगा और जब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाया जाएगा उसमें वो डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। आप देखो भारत के संदर्भ में जब जैव विविधता को पढ़ते हैं तो यहाँ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि परंपरागत रूप से चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, पादप हो या फिर वो प्राणी हो, जंतु हो, इनकी अगर बात करें तो इनसे औषधीय गुणों को खोजा गया है। जैसे अभी बताया हमने, नीम के वृक्ष से कई दवाएं बनी हैं। ठीक है, कई ऐसे जानवर हैं उनके बॉडी से, उनके बोन से, हड्डियों से कई दवाएं बनी हैं।
तो ये औषधीय गुण खोजे गए हैं। भारत में तो ऐसा पहले से होता ही आया, ऋषि मुनियों के जमाने से ऐसा होता आया है। आज के समय देखिए मेहंदी के वृक्ष भी हैं, ठीक है, होते कि नहीं, वो इतना अच्छा रचते हैं, इतना अच्छा रंग लाते हैं कि आज की आर्टिफिशियल मेहंदी उसके सामने फीकी है। एक वृक्ष होता था, आपने सुना होगा, रेठा जिसको बोलते हैं, बालों पे लगाते थे, ठीक है, बालों पे, और उसको खाया भी जाता था, और लोग, लड़कियां जो है उसको बालों पे लगाया करते थे, एकदम सिल्की बाल हो जाया करते थे। अब तो वो पेड़ देखने को बड़े कम मिलते हैं। ऐसे कई जो है वृक्ष हैं जिनसे औषधियां बनती है। जैसे इधर की चित्र एक वृक्ष होता है सेमल का, ठीक, सेमल जिसमें लाल फूल आता है, वो पुरुषों के लिए, पुरुषों या महिलाओं के लिए भी काफी लाभदायक होता है। क्या जो अमरूद का वृक्ष होता है वो फायदेमंद नहीं होता है? अमरूद का वृक्ष होता है, उसका फल जो होता है वो फायदेमंद होता है, पपीता होता है, वो सब फायदेमंद होता है। तो कहीं ना कहीं वो चाहे पादप हो, प्लांट्स हो, या फिर एनिमल्स हो, जंतु हो, इनके द्वारा, इनसे प्राप्त यौगिकों में वो औषधीय गुण को खोजा गया, और जब इन गुणों को खोजा गया, पता चला कि हाँ इन सब चीजों से, इन पौधों से, इन जानवरों से ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, दवाइयां बन जाएंगी, तो फिर वो सामान्य उपयोग में लाई भी गई, उनको फिर सामान्य उपयोग में लाया भी गया, और उनके प्रभाव भी बेहतर मिले। इसका जीता जागता उदाहरण आप बाबा रामदेव को देख सकते हैं। हर चीजें वो स्वदेश, देसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते? आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं उनके प्रोडक्ट, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? आज तो उनका विशेष जो है दिन था, हाँ, जो वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई, तो लगभग ज्यादातर लोग जो है इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक। तो ये क्या है, एक अपनी अलग पहचान बनाता है। भारत की अगर बात करें तो वो दुनिया में, विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो पहले ये आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बताते हैं क्या महत्व है। ये हो गया है, तो इसको एक बार समझने का प्रयास कर लें। तो आ जाइए, हम बात कर रहे थे बायो प्रोस्पेक्टिंग की, बात कर रहे थे जैव पुनरीक्षण की, बात कर रहे थे। तो सबसे पहले इसके अर्थ की अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और देशज ज्ञान के आधार पर, इंडिजिनस नॉलेज के बेस पर, आधार पर, प्रकृति से, मतलब नेचर से ऐसे यौगिकों को प्राप्त करना जो मानव के लिए उपयोगी हो, मतलब मानव उपयोगी हो, और उनका व्यावसायिक प्रयोग किया जा सके। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा कार्य हो रहा है, तो इस कार्य को हम क्या बोलेंगे? बायो प्रोस्पेक्टिंग। इसको क्या बोलेंगे? बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलेंगे। जैसे शुरुआती दौर में बायो प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ और सिर्फ वो पेड़ पौधों के संदर्भ में ही किया गया था। शुरुआती दौर में बायो प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के संदर्भ में ही किया गया था, कि हम पेड़ पौधों से जो है वो, चाहे एग्जाम्पल के तौर पे आप नीम का पौधा, वृक्ष ले लीजिए, ठीक है, कई दवाएं बनती हैं एलर्जी की, खासकर जो है आप देखोगे जो प्रोडक्ट बनते हैं, दवाई बनती हैं, वो नीम से बनती हैं। आपके बुजुर्ग भी बताते हैं कि अगर किसी को स्किन का कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, स्किन डिजीज है, तो आप नीम के पत्ते को जो है आप उससे नहाइए, गर्म करके उबाल के उसके पानी से नहाइए, या उससे चेहरा धुलिए, सब हो जाए। एलोवेरा को कौन नहीं जानता, इस्तेमाल होता है इन सब चीजों का। तो शुरुआती दौर में क्या है, वो पेड़ पौधे के संदर्भ में ही बायो प्रोस्पेक्टिंग को लाया गया, इसके संदर्भ में किया गया। मगर वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो वो कीटों के संदर्भ में भी है। वर्तमान समय आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो वर्तमान समय की अगर बात करें तो कीटों और शैवालों, और चाहे कवक, सूक्ष्मजीव, या फिर कोई अन्य जानवर, अदर एनिमल्स के संदर्भ में भी बायो प्रोस्पेक्टिंग को किया जा रहा है। इसलिए आप देखोगे, आपने अगर किसी वृक्ष को काटा,
तो उसके लिए आपको सजा भी मिलती है। आपने किसी जानवर को, जंगली जानवर को मारा, ठीक है, उसकी हत्या की, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो सरकार इनके संरक्षण की भी बात करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी महत्व है कि नहीं? महत्व, इनका भी महत्व है। ठीक, देश ज्ञान जैसे ये है कि अपने अपने देश का अलग अलग ज्ञान होता है। जैसे इंडिया में ऋषि मुनियों के जमाने की अगर बात करें, तब से जो है जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है उपचार के लिए भी। जैसे अभी ज्यादा समय की बात नहीं, आपके अगर आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो फीवर के लिए भी मतलब देसी जड़ी बूटियों से बुखार उतार दिया करते थे। और किसी को बुखार लेके आना है उसके लिए भी उनके पास इलाज था। किसी को बुखार नहीं आ रहा तो अपना वो प्याज का इस्तेमाल कर लिया करते, बुखार आ जाएगा। नहीं, तो ये सारी चीजें हैं। ये ऐसा नहीं कि सभी देश में होता है, ये जहां जो लोग रहते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है। जैसे आपने फल देखा होगा कीवी, ठीक है, तो कीवी फल आपको यहाँ का तो फल नहीं है ना, उसकी अपनी अलग पहचान है, ठीक है। और कहीं और कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूजीलैंड, कुछ बोलते हैं कि वो की कंट्री का है, तो अपनी अलग अलग पहचान है। जैसे नीम की अगर बात करें, हल्दी की बात करें, तो नीम और हल्दी की जो पहचान होती है भारत के परंपरागत, आप ग्रंथों में देख लीजिए या भारत के संदर्भ में नीम की पहचान को आप कहीं भी देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा नीम से दातून करने वाले लोग आपको इंडिया में मिल जाएंगे। अब जनरेशन की बात तो नहीं कर रहे आपकी जनरेशन की, मगर आपसे पहले वाली जो जनरेशन है, आपके जो पूर्वज हैं, वो नीम से ब्रश करते हैं, दातून करते हैं। हाँ, करते होंगे ऐसे। अब देखिए इसी, अब क्या नई जनरेशन ने इनको छोड़ दिया है, मतलब कह रहे नहीं आज तो जो है मिंटा फ्रेश, पता नहीं क्यों उनसे फ्लेवर चलने लगे, टूथपेस्ट, मतलब एकदम खुशबू आए, अंदर से कूल कूल महसूस हो, इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और वहीं आप देखोगे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, यही नीम के दांतों ने पैक होकर के, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, पैक होकर के जो यहाँ आपको आसानी से मुफ्त में मिल जाती है, वहां डॉलरों में बिकती है, वहां डॉलरों में बिकती है। ऐसे में हर देश का अपना अपना ज्ञान होता है। बबूल है, बबूल को भी आप देखो, अगर किसी के दाढ़ या दांत में कोई पेन हो रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है कि कीड़ा लग रहा है, आप बबूल या लौंग रख लीजिए, आपका समाधान हो जाएगा, आपको उस दर्द से निजात मिल जाएगी। तो ये क्या है, सब देशी ज्ञान है, देशज ज्ञान है, ठीक है, देशी नॉलेज है, ठीक। तो अब आप बात कर क्या, हाँ गाय से दूध आप प्राप्त कर लीजिए, क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत होगी, आप दूध प्राप्त कर लीजिए, घी प्राप्त। यार इसको तो बायो प्रोस्पेक्टिंग में शायद नहीं रखेंगे, क्योंकि नहीं, तो ये कहाँ लिखा है कि मतलब गाय भैंस इन सब चीज, ठीक है, इनकी, हाँ, जानवर के संदर्भ में भी किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है, हाँ गाय के दूध का इस्तेमाल जैसे कुछ लोग दवाइयों में करते हैं तो कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप देखोगे कि कुछ जो है अमेरिकन गाय होती हैं, आपने सुना होगा अमेरिकन गाय के बारे में, सुना कि नहीं? हाँ, अमेरिकन गाय हो गई, ठीक है, जाफराबादी अपना नस्ल की हो गए हैं पशु, तो वो अलग अलग उनकी भी पहचान है, ठीक है। इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मानव के लिए उपयोगी है, वो प्राकृतिक या प्रकृति से लिए गए यौगिक, और उनका आप व्यवसायिक प्रयोग भी कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि बायो प्रोस्पेक्टिंग के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य हो रहा है, ठीक। हाँ, किसके, हाँ मछली के तेल से, ठीक। इसलिए आपको, जब आपको ज्योग्राफी और
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाया जाएगा, उसमें ये सारे रीजन भी बताए जाएंगे कि मछली की अगर बात करें, ऐसे ही बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को फीवर आता है, ठीक है, तो उसको केकड़े या मछली आप खिला दीजिए, फीवर उतर जाएगा। हाँ ठीक है, जैसे कफ हो गया, इस तरह से कोल्ड हो गया, उसको कफ के बारे में नहीं है पर कोल्ड के बारे में ऐसा है, ठीक। और ये भी उसमें होता है कि किस क्षेत्र की, इस रीजन की मछलियां, किसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है ज्यादा, कैसे फैट ज्यादा होती है, उसका अलग अलग रेलेवेंस है, ठीक। फिलहाल उस चीज को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। तो भारत के संदर्भ में आ जाइए, तो भारत दरअसल वो जैव विविधता से परिपूर्ण है। भारत जैव विविधता से परिपूर्ण है, मतलब भरा हुआ है। आप बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो भारत में ठीक ठाक बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ परंपरागत रूप में आप देखोगे वो पादप हो या फिर प्राणी हो, पादप या फिर जंतु या फिर प्राणियों की अगर बात करें तो इनके औषधीय गुणों को खोजा गया है, ठीक है। यहाँ परंपरागत रूप से वो चाहे पादपों और प्राणियों के औषधीय गुणों को खोजा गया है। हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा, पूरा पहाड़ी ढालाई में ढूंढ लो, इतनी सब जो है जड़ी बूटियां ही नजर आ रही थी। तो ये तो भारत के समय में आप देखोगे तो ऋषि मुनियों न जाने कितनी परंपराओं से ऐसा चला आ रहा है, युगों से चला आ रहा है। देसी दवाइयों का इस्तेमाल आज ही बहुत लोग करते हैं, और इन औषधीय गुणों को खोजा गया है। साथ ही साथ आप देखोगे फिर इनका वो सामान्य उपयोग में लाया गया, प्रयोग किया गया तथा इनको सामान्य उपयोग में लाया गया। तथा इनको सामान्य उपयोग में लाया गया, सामान्य उपयोग में लाया गया। भाई पहले जड़ी बूटी का पता तो चला होगा ना कि जड़ी बूटी इस तरह से प्रभाव डाल सकती है, इस मर्ज को ठीक कर सकती है, इस बीमारी को ठीक कर सकती है, तो फिर उसको सामान्य प्रयोग में, उपयोग में लाया भी गया और उसके प्रभाव देखिए कि हाँ ये तो व्यक्ति ठीक हो गया। ये सब जानने के बावजूद भी बायो प्रोस्पेक्टिंग के स्तर की अगर बात करें तो आज भी बायोडायवर्सिटी का अधिकांश हिस्सा या भाग जो है वो इससे अज्ञात है, इससे बचा हुआ है। किससे? बायो प्रोस्पेक्टिंग से। इसमें आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन जैव विविधता का अधिकांश भाग जैव विविधता का अधिकांश भाग वो किसके लेवल से अभी अज्ञात है या दूर है? बायो प्रोस्पेक्टिंग के। इसका मतलब है कि अभी भी इतनी जड़ी बूटियां हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, उन पर रिसर्च ही नहीं कर पाए इंडिया में। ऐसी जड़ी बूटियां हैं। जैसे कोरोना आया, आपने देखा होगा विदेशी लोग जो हैं दवाइयों के चक्कर में पड़े, इंडिया में अपना अलग फॉर्मूला। ठीक है, बाबा ने बोल दिया कि खूब जो है मसालेदार अपना बनाइए, क्या बोलते हैं उसको, काढ़ा,
ठीक है, काढ़ा बनाइए खूब अपना एलोए बोलते हैं ना, क्या थी वो, गिलोय गिलोय, हाँ गिलोय, नीम, दुनिया भर के लोग वगैरह, मतलब गला छील लिया लोगों ने, आते छिल गई उनकी। तो देखिए इंडिया में तो ये कमाल की चीजें, हमें देसी नुस्खों से जो है कितनी खतरनाक बीमारी जिससे पूरा दुनिया डर रही थी, उसका भी समाधान निकाले हैं। और उसी को देसी दवाइयों को काढ़े के रूप में अब सरकारी अस्पतालों, सरकारी संस्थाएं, स्वास्थ्य संस्थाएं वो लोगों को प्रोवाइड भी करा रही थी। जैसे वो आपने कई देसी दवाइयों के नाम भी सुने होंगे, कोरोना से बचाव के लिए जो काढ़ा वगैरह, आयु रक्षा वगैरह आपने सुने होंगे, प्रोडक्ट ऐसे बनाए। रामदेव ने खुद ऐलान कर दिया कि हमने कोरोना की दवाई बना दी जड़ी बूटियों से। और क्या लोग इसमें बताओ, जैसे दुनिया डर रही और कमाल इंडिया कर देती है। तो यही क्या है, देशज ज्ञान के आधार पर है। तो आप देखोगे जैव विविधता का अधिकांश भाग आज भी जो है वो बायो प्रोस्पेक्टिंग के स्तर से अज्ञात है। स्तर से आज भी अज्ञात है या अछूता है। मतलब इतनी जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां, इनको हम समझ ही नहीं पाए अभी तक, उनपे रिसर्च ही नहीं कर पाए, उनको खोज ही नहीं कर पाए। जब आपने देखा कि भारत जो है वो जैव विविधता से परिपूर्ण है, तो आप ऐसे में कह सकते हैं कि भारत में बायो प्रोस्पेक्टिंग की असीम संभावनाएं हैं। बिल्कुल है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि भारत में बायो प्रोस्पेक्टिंग की असीम संभावनाएं हैं। और मुख्य रूप से कहाँ, वो चिकित्सा के क्षेत्र में मददगार हो सकती हैं। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में मददगार साबित हो सकती हैं। ठीक, तो ये भी चीज आप लिख लेंगे। तो भारत में बायो प्रोस्पेक्टिंग की असीम संभावनाएं हैं। खासकर वो किसमें, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में मददगार साबित हो सकती हैं। ठीक है, और ऐसा हो भी रहा है। और इससे फायदा किन किन को होगा, इससे फायदा किन किन को होगा? अगर हम ये कहें कि इससे फायदा जो स्थानीय निवासी हैं वहां के उनको होगा, तो बात सही है कि नहीं? तो स्थानीय निवासियों को फायदा होगा। लाभ की अगर बात करें तो वो स्थानीय निवासियों को लाभ होगा। दूसरा, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को होगा। ठीक है, हकीम क्यों अपने दुकानें दवाखाने चलाते हैं? व्यापार करते हैं इन जड़ी बूटियों से। आप हकीम से के पाँव पड़ लीजिए, उसे बोले प्लीज आप बता दीजिए क्या इसमें नुक्सा डाला, वो बताएगा ही नहीं। वो कहेगा कि ये हमारे दादा परदादा का ज्ञान है। ठीक है, और इसी के बिहार पे वो अपना दवाखाना खूब चला रहे हैं।
जो काम ये कर देते हैं वो आपकी अंग्रेजी दवाएं नहीं कर लेते। और ऐसा बोला भी जाता है कि देसी दवाएं हैं वो बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। थोड़ा लंबे समय तो लगता ही है। और ऐसे में आप देखोगे एक उस देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा कि नहीं, पहुंच सकता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचेगा, फायदा होगा बायो प्रोस्पेक्टिंग से। तो एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल भारत के संदर्भ में ऐसा बताया जाता है कि बताया गया है ही भारत जैव विविधता से परिपूर्ण है, मतलब भंडार है, यहाँ भरा हुआ है। ठीक, आप देखोगे यहाँ परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल, अब की अगर बात करें पहले से जो है ये चला आ रहा है परंपरागत रूप से, वो चाहे प्लांट्स हो, पादप हो या प्राणी हो, इनके औषधीय गुणों को खोजा गया है। औषधीय गुणों का मतलब ये है कि कोई पौधा है तो उसमें क्या विशेषता है कि वो किसी व्यक्ति की दवाई के रूप में काम आ जाए। किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है उसको दवा के रूप में काम आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, औषधीय गुण हो गए। तो हाँ, प्राणियों का मतलब अरे वो एनिमल से मतलब है, जंतु कह लीजिए, जंतु से औषधीय गुणों को खोजा गया है। ठीक है, औषधीय गुणों का मतलब जैसे अभी आपको बताया जा रहा था, जैसे अगर नीम की बात करें तो नीम के ऐसे गुण है जो किसी व्यक्ति की बीमारी को दूर कर सकते हैं कि नहीं, तो ये क्या होगा, उसकी औषधीय गुण हो गए। ठीक, खोजा गया है और फिर इनको सामान्य उपयोग में लाया भी गया है। भारत में ऐसा हुआ भी है और होता है सामान्य तौर पर। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जैव विविधता का अधिकांश भाग, ठीक है, मोस्टली पार्ट जो है वो इस बायो प्रोस्पेक्टिंग के स्तर से अभी भी अज्ञात है। इसका मतलब ये है कि आज भी अगर बायो प्रोस्पेक्टिंग का स्तर से वो जैव विविधता भारत का अधिकांश भाग अज्ञात है, तो इसका मतलब है कि अभी भी हम अपने भारत की जो जैव विविधताएं हैं उनके बारे में खोज नहीं कर पाए हैं। अभी भी ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर हम खोज करने पे आ जाएं या खोज करें तो भारत में हम ज्यादातर बीमारियों का समाधान कर लें। ठीक है, तो जैसे देखा जाता है भारत में बायो प्रोस्पेक्टिंग की असीम संभावनाएं हैं, मतलब एक व्यापक क्षेत्र है। आप इसमें रिसर्च कीजिए, खोज कीजिए और बीमारियों का आपको औषधि मिल जाएगी, दवाई मिल जाएगी, मेडिसिन मिल जाएगा। ठीक है, खासकर इसकी अगर बात करें तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में मददगार साबित हो सकता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, साबित तो इसलिए हो सकता है क्योंकि आप देखोगे मेनली इसमें क्या है, वो औषधीय गुणों के लिए तो आप उस पर रिसर्च करोगे। ठीक है, औषधीय गुणों के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो आप देखोगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये बेहतर या मददगार साबित हो सकती है। इससे फायदा या लाभ किसको होगा, तो लाभ की बात करें तो वो भारत में रहने वाले स्थानीय निवासियों को। जैसे अब दातों ना आपको थोड़ी ना खरीद के लानी होती है डॉलरों में, यहाँ तो आप छलांग लगाओ, एकदम तोड़ लीजिए और कीजिए, आपके दांत एकदम मजबूत होंगे, बबूल हैं, आप कर लीजिए उससे। उसको तो छोड़िए, यहाँ सरसों के तेल से और राख जो होती है, ठीक है, लकड़ी की जो राख बनती है उससे भी दांत साफ करते हैं नमक डाल के। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ठीक है, तो ये यही देशज ज्ञान है। तो स्थानीय लोगों को इसमें पे तो नहीं करना है, फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय निवासियों को फायदा होगा। अगर व्यापार में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हकीम हो, ठीक है, दवाखाना के रूप में अगर वहां रखिए वो इनका व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी लाभ होगा और इससे क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे ये करके दिखा दिया वो बाबा रामदेव ने। अपने प्रोडक्ट आप विदेशों में भी भेज दिए, पतंजलि ब्रांड हो गया, और छोटा मोटा नहीं, भारी भरकम।
ठीक है, तो ये था हमारा बायो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में।